हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी, पीसीएस एंड एसएससी एग्जाम्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पार्लियामेंट के टॉपिक को ही हम लोग आज भी कंटिन्यू करेंगे पार्ट 17 में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने कुछ ग्रांट्स के बारे में देखा था, अदर देन बजट क्या होते हैं, फंड्स के बारे में जाना था, जैसे कि कंसोलिडेटेड फंड होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड है, ये बातें हमने समझी थी। और उसके बाद हम लोगों ने मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट के बारे में डिस्कशन अपना स्टार्ट किया था। और वहां पर हमने सबसे पहले जो चीज समझी थी दैट वाज अबाउट दी लेजिस्लेटिव फंक्शंस या पावर्स क्या है, और हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात की थी। तो बाकी और जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी पावर्स हैं, जैसे कि फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, आपके कंस्टिट्यूएंट फंक्शंस हैं, इलेक्टोरल फंक्शंस हैं, जुडिशियल फंक्शंस हैं, और बाकी कुछ और भी फंक्शंस हैं, उनको लेकर हम लोग आज जो है अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। देखिए, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड and no expenditure can be incurred by the executive except under the authority and with the approval of the parliament। ठीक है, कि अगर एग्जीक्यूटिव चाहे, मतलब अपनी मर्जी से, कोई भी टैक्स ना तो लगा सकती है, ठीक है, और ना कोई टैक्स कलेक्ट कर सकती है, और कोई भी खर्चा जो है वो भी नहीं कर सकती है जब तक पार्लियामेंट का अप्रूवल उसको ना मिल जाए। ठीक है, इसीलिए बजट जो है वो पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है उसके अप्रूवल के लिए। ये बात हम समझते हैं, ठीक है। The enactment of the budget by the parliament legalizes the receipts and expenditure of the government for the ensuing financial year। ठीक है, कि बजट बनाने के पीछे, बजट के enactment के पीछे क्या मतलब है या क्या मकसद है, कि उसके तहत जो पार्लियामेंट है वो जितने भी रिसीट्स, यानी कि जितना भी सरकार के पास रेवेन्यू रिसीट्स आ रहे हैं, यानी कि राजस्व का पैसा आ रहा है, और जितना भी सरकार खर्चा कर रही है उसको वो क्या करता है, लीगलाइज करता है, यानी कि उसको वो कानूनी तौर पर दर्जा देता है फॉर द एंसुइंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑल्सो स्क्रूटनाइजेज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ इट्स फाइनेंशियल कमिटीज। जो वित्तीय कमिटियां हैं उनके तहत सरकार की कितनी स्पेंडिंग है, यानी कि सरकार का कितना खर्चा है, सरकार का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उन सब चीजों को भी स्क्रूटनी किया जाता है पार्लियामेंट द्वारा। ठीक, दीज इंक्लूड पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। है वो कौन कौन सी कमेटियां है, देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, एस्टिमेट्स कमेटी है, एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ठीक है, ये सारी की सारी कमेटियों के बारे में हम जब अगला टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्लियामेंट्री कमिटीज, तो वहां पर चीजों को थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना। दे ब्रिंग आउट द केसेस ऑफ इलीगल, इरेगुलर, अनऑथराइज्ड, इम्प्रॉपर यूसेज एंड वेस्टेज एंड एक्स्ट्रावेगेंस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये सारे के सारे जो कमिटीज हैं, इनका काम क्या रहता है कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर में, यानी कि सरकार के द्वारा कोई भी अगर पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर उसमें कोई इरेगुलरिटी पाई जाती है, यानी कि सरकार का कोई पैसा गैर कानूनी तरीके से खर्च किया जा रहा है, इरेगुलर तरीके से खर्च किया जा रहा है, अनऑथराइज्ड है, इम्प्रॉपर यूज है, या फिर उसका वेस्टेज हो रहा है, या एक्स्ट्रावेगेंस है, तो उसको लेकर जो है चीजें ये कमिटियां देखती हैं। ठीक, देयरफॉर द पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंशियल मैटर्स ऑपरेट्स इन 2 स्टेजेस। मतलब जो पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है फाइनेंशियल मैटर्स में, वो 2 तरीके से कर सकती है। ठीक है, 2 तरीके से कैसे? सबसे पहला तो बजटरी कंट्रोल है, यानी कि बजट बना के, है ना, दैट इज कंट्रोल बिफोर द अप्रोप्रिएशन ऑफ द ग्रांट्स थ्रू द इनेक्टमेंट ऑफ द बजट। अब ये जो है बजटरी कंट्रोल होगा अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट्स, यानी कि जिस समय पैसा निकाला जा रहा है उससे पहले, ठीक है, बिफोर। और एक है पोस्ट बजटरी कंट्रोल, दैट इज कंट्रोल आफ्टर द अप्रोप्रिएशन ऑफ द ग्रांट्स थ्रू द 3 फाइनेंशियल कमिटीज। क्योंकि कमिटीज ये काम देखेंगी कि जो पैसा ग्रांट किया गया है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये कमिटीज का देखना काम है। लेकिन पैसा जारी करना, पैसा निकालने की अथॉरिटी देना, उसको लीगलाइज करना, ये काम बजट के दौरान पार्लियामेंट द्वारा किया जाएगा। ठीक, इसके बाद द बजट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन्युटी, दैट इज द पार्लियामेंट ग्रांट्स मनी टू द गवर्नमेंट फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बजट जो होता है वो एन्युटी के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि पार्लियामेंट जो है सरकार को पैसा कितने समय के लिए देती है, 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी कि 1 वित्तीय वर्ष के लिए। ठीक, इफ द ग्रांटेड मनी इज नॉट स्पेंड बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर देन द बैलेंस एक्सपायर्स एंड रिटर्न्स टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज द रूल ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता है कि जितना पैसा सरकार को दिया गया है पार्लियामेंट द्वारा, वो सारा का सारा अगर यूज नहीं किया जाता है तो वो पैसा लैप्स हो जाएगा, और वो पैसा वापस जो है, जो बचा हुआ पैसा है, वो वापस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए सरकार के पास किसी योजना को लेकर 100 करोड़ रुपए दिया गया है पार्लियामेंट द्वारा बजट के थ्रू,
ठीक है, और उसमें से सरकार अगर साल खत्म होने तक सिर्फ 70 करोड़ या 75 करोड़ ही खर्च कर पाई है, तो बाकी 25 करोड़ ऐसा नहीं है कि उसको कहीं पर भी यूज किया जा सकता है। अगर वो नहीं यूज किया गया है उस काम के लिए, तो वो 25 करोड़ जो बचा हुआ पैसा है वो वापस कंसोलिडेटेड फंड में ही आ जाएगा। ठीक है, इट फैसिलिटेट्स इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल बाय द पार्लियामेंट एज नो रिजर्व फंड कैन बी बिल्ट विदाउट इट्स ऑथराइजेशन। ठीक है, कोई भी रिजर्व फंड जो है वो उसकी ऑथराइजेशन के तहत के बिना जो है वो नहीं हो सकता, इसलिए यह पैसा जो है वापस आ जाता है। लेकिन इस रूल के ऑब्जर्वेंस के लिए एक चीज हमने देखी है कि हैवी रश ऑफ द एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला होता है, कब होता है 31 मार्च को, तो उस टाइम पर हमने ये चीज देखी है कि अब जनरली जैसे बात वही है कि पूरे साल के लिए अगर सरकार को 100 करोड़ रुपए दिया गया था किसी एक परियोजना के लिए, ठीक है, और मान लीजिए उसमें से सरकार फरवरी के महीने तक मान लीजिए 70 करोड़ रुपए खर्च कर पाई है, ठीक है, यानी कि 11 महीनों में। अब बचे हुए 30 करोड़ रुपए अगर सरकार चाहे खर्च करना तो उसको मार्च के महीने में ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर वो मार्च के महीने में पैसा नहीं खर्च कर पाती है तो फिर क्या हो जाएगा कि पैसा जो है वो वापस लैप्स हो जाएगा, और इस तरीके की जो रश है उसी रश को बोला जाता है मार्च रश। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लीजिए इनकी कंस्टिट्यूएंट पावर्स क्या है। कंस्टिट्यूएंट पावर्स मतलब जो संविधान संबंधी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संबंधी है। द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन। ठीक है, संविधान के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है, उसमें संशोधन किए जा सकते हैं, किसी भी प्रोविजन को ऐड किया जा सकता है, उसमें चेंज किया जा सकता है, वेरिएशन किया जा सकता है, और उसको रिपील भी किया जा सकता है। ठीक, द मेजर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट विद द स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, संविधान का जो मेजर पार्ट है यानी कि जो ज्यादा हिस्सा है उसको स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू अमेंड किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस। ये बात हम पहले समझ चुके हैं, यानी कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी होगी, और वो 2/3 जो है वो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ से ज्यादा भी होना चाहिए। ठीक है ना। बाकी कुछ और प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको सिंपल मेजोरिटी के थ्रू भी पास किया जा सकता है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, सिर्फ जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है उनका 50% + 1। ठीक, और बाकी कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जिनको अमेंड किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी वही हो गया कि 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और वो 50% ऑफ द हाउस की स्ट्रेंथ से ज्यादा होना चाहिए, और साथ में एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट भी चाहिए बाय स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसीजर है। However, the power to initiate the process of amendment of the constitution in all the 3 cases lies exclusively in the hands of the parliament and not the state legislature। ये बात हम पहले समझ चुके हैं कि कोई भी प्रोसेस अमेंडमेंट को लेकर कोई भी प्रोसेस जो है वो इनिशिएट कहां की जा सकती है, वो संसद में ही इनिशिएट की जा सकती है, पार्लियामेंट में इनिशिएट की जा सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर में इनिशिएट नहीं की जा सकती है। ठीक, सिर्फ एक एक्सेप्शन यहां पर है, that is the state legislature can pass a resolution requesting the parliament for the creation or abolition of legislative council in the state। ठीक है, अगर किसी राज्य की जो विधानसभा है अगर वो ये चाहे कि राज्य में विधान परिषद बनाई जाए, ठीक है, क्रिएशन, या अगर है और उसको एबॉलिश करना है, तो उसको लेकर अगर वो कोई रिजोल्यूशन पास करते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ ये रिजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट को इस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए या एबॉलिश करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द रिजोल्यूशन द पार्लियामेंट मेक्स एन एक्ट फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू दैट इफेक्ट। ठीक है, टू सम अप द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन 3 वेज। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो संविधान को 3 तरीके से संशोधन उसमें कर सकती है। पहला है सिंपल मेजोरिटी के तहत, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा है स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक है, इसके बाद द कंस्टिट्यूएंट पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट अनलिमिटेड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है। ठीक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर का जो पूरा का पूरा डॉक्ट्राइन है जिसके बारे में अब मुझे यहां पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग इस कोर्स को पहले से फॉलो करते हुए आए हैं उनको ये चीजें पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है और बेसिक स्ट्रक्चर का महत्व क्या है। ठीक है, ये बोला गया है कि संविधान का कोई भी पार्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी पार्ट जो है उसको अमेंड किया जा सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, अनलेस एंड अनटिल वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह क्या है वो सारी बातें हम लोग पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहां पर इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है,
In other words, the parliament can amend any provision of the constitution except the basic features of the constitution. This was ruled by the Supreme Court in the Kesavananda Bharati case in 1973 and reaffirmed in the Minerva Mills case in 1980. केशवानंद भारती केस इस साल फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो केशवानंद भारती थे उनकी अभी इसी साल, अभी कुछ दिनों पहले ही रिसेंटली डेथ हो गई है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो मैं कहूँगा केस है, ये आने वाले एग्जाम के लिए हो सकता है कि इस साल जो 2020 का मेंस का एग्जाम होगा उसमें, या फिर 2021 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वहां पर इसको लेकर चीजें जो है वो पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगली पावर हम देखते हैं। अगले पावर एंड फंक्शन जो है दैट इज योर जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस, ठीक है। इसमें क्या है, जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट क्या इंक्लूड करता है, देखिए सबसे पहला है इट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द कंस्टिट्यूशन, कि संविधान के वायलेशन को लेकर राष्ट्रपति को इम्पीच किया जा सकता है, राष्ट्रपति का महाभियोग किया जा सकता है, उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक। इट कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट जो है उपराष्ट्रपति उनको भी हटाया जा सकता है। इट कैन रिकमेंड द रिमूवल ऑफ जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ टू द प्रेसिडेंट, यानी कि क्योंकि इन सबका रिमूवल तो प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन इनकी रिकमेंडेशन जो है वो दी जा सकती है राष्ट्रपति को बाय द पार्लियामेंट, ठीक। इट कैन पनिश इट मेंबर्स और आउटसाइडर्स फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज और इट्स कंटेम्प्ट, जो प्रिविलेज वगैरह वाली बात है कि अगर उनके पास जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस वगैरह हैं अगर उनका ब्रीच होता है, ठीक है, तो उसके लिए वो उसके मेंबर्स को या आउटसाइडर्स को पनिश भी कर सकते हैं। ये इनकी जुडिशियल पावर्स हो गई, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस की, तो क्या है, द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के उसमें भी रोल निभाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के उसमें भी रोल निभाते हैं। लोकसभा जो है वो अपने स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का चयन करती है, राज्यसभा जो है वो अपने डिप्यूटी चेयरमैन का चयन करती है और लोकसभा स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर का चयन करती है, ठीक है। द पार्लियामेंट इज ऑल्सो ऑथराइज्ड टू मेक लॉज टू रेगुलेट द इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट टू बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड टू बोथ द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। कि पार्लियामेंट जो है इसको लेकर, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है, उसको लेकर लॉज बनाने का काम भी कौन करता है, पार्लियामेंट करती है। और इसी के तहत पार्लियामेंट ने कुछ लॉज वगैरह बनाए हुए भी हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरीके के लॉज जो है पार्लियामेंट ने बनाए हुए हैं। इसके बाद कुछ अदर फंक्शंस एंड पावर्स की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहला क्या है, द वेरियस अदर पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट इंक्लूड, क्या है, इट सर्व्स एज द हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी इन द कंट्री, इट डिस्कसेस वेरियस इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेलिबरेटिव बॉडी है। डेलिबरेटिव बॉडी का मतलब होता है जहां पर मुद्दों के ऊपर डिस्कशन वगैरह हो रहा है, वोटिंग वगैरह हो रही है, दैट इज नोन एज डेलिब्रेशन, ठीक। इट अप्रूव्स ऑल द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, जो तीनों प्रकार की इमरजेंसीज होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रोक्लेम की जाती है उसको अप्रूव कौन करता है, पार्लियामेंट, ठीक। इट कैन क्रिएट और एबॉलिश द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये बात हमने ऊपर भी देखी है कि ये क्या कर सकती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्रिएट या अबॉलिश कर सकती है, और कब कर सकती है, जब कंसर्न्ड स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा इसको लेकर रिजोल्यूशन पास किया गया हो, ठीक। इसके बाद इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एरिया, ऑल्टर द बाउंड्रीज एंड चेंजेस द नेम ऑफ द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन, ठीक है। भारतीय जो संघ है उसके जितने भी राज्य हैं उनकी राज्यों की बाउंड्रीज को, यानी कि राज्यों की जो सीमाएं हैं उनको छोटा बड़ा किया जा सकता है, बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है, उनके नाम को चेंज किया जा सकता है। ये काम भी केंद्र कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। इट कैन रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड कैन एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो जो जुडिशरी है उसको लेकर भी, जुडिशरी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो जुरिस्डिक्शन है उसको रेगुलेट कर सकता है, हाई कोर्ट्स का भी कर सकता है, और कॉमन हाई कोर्ट्स भी बना सकता है 2 या 2 से ज्यादा राज्य या यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे कुछ अदर फंक्शंस हो गए, और सारे के सारे जितने भी मतलब मल्टी फंक्शनल रोल्स हैं जो पार्लियामेंट द्वारा प्ले किए जाते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हम लोगों ने डिटेल में अच्छे से समझ लिए। तो आप लोगों से अगर सवाल पूछा जाएगा कि पार्लियामेंट के क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, तो वो आई होप आप यहाँ पर चीज़ें समझा सकते हैं। यहाँ पर हालांकि मैंने उसको लेकर जो आर्टिकल्स वगैरह हैं वो डिस्कस नहीं किए, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हम पहले समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तो आप वो सारी की सारी चीज़ें जो है अपने आप आई थिंक लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद एक टॉपिक हम लोग आज और देख लेते हैं, दैट इज अबाउट द इनइफेक्टिवनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री कंट्रोल। क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल तो करता है, लेकिन कभी कभी ये भी माना गया है कि उसका जो
कंट्रोल है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, उसमें कुछ इनफेक्टिवनेस भी है। देखते हैं क्या है। देखिए, द पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया इज मोर थ्योरेटिकल देन प्रैक्टिकल। ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है और प्रैक्टिकल कम है। ठीक, इन रियलिटी द कंट्रोल इज नॉट एज इफेक्टिव एज इट ought टू बी। जो कंट्रोल है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। और क्यों नहीं है, इसके पीछे क्या फैक्टर्स बताए गए हैं। देखिए, द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सबसे पहला है कि द पार्लियामेंट हैज नाइदर टाइम नॉर एक्सपर्टीज टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन इन विच वो हैज ग्रोन इन वॉल्यूम एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वॉल्यूम में भी बढ़ रहा है, उसकी मात्रा भी बढ़ रही है और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ रही है। और पार्लियामेंट के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, और पार्लियामेंट के पास इतना एक्सपर्टीज भी नहीं है कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके। पहली बात। दूसरी बात है, जो पार्लियामेंट के फाइनेंशियल कंट्रोल है इज हाइंडर्ड बाय द टेक्निकल नेचर ऑफ द डिमांड्स फॉर ग्रांट। जैसे हमने डिमांड फॉर ग्रांट्स की बात करी है अभी, हालांकि हम लोगों ने तो इसको मैं कहूंगा कि बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पर जाना है। जब हम इसको अगर ग्राउंड लेवल पर जाके समझें, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन आर को लेकर चीजें समझाई थी, ठीक है ना, तो क्वेश्चन आर में हमने कितने रूल्स वगैरह देखे थे कि क्या क्या प्रोसीजर है सारा का सारा, उसके तहत भी अगर हम उसको, मैं फिर भी कहूंगा कि जितना मतलब रियलिटी में चीजें हैं हम उसके काफी ऊपर स्तर पर उस चीजों को देख रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम ग्राउंड स्तर पर जाके चीजों को समझें कि कौन सी चीज कैसे होती है तो उसका सब एक अलग ही प्रोविजन है, उसमें काफी ज्यादा टेक्निकलिटी जो है वो इन्वॉल्व है। तो उतनी ज्यादा टेक्निकलिटी होने की वजह से जो है ये चीजें नहीं हो पाती है। और पार्लियामेंटेरियंस जो है, जो हमारे सांसद हैं, वो मैं कहूंगा कि कोई इतने ज्यादा एक्सपर्ट तो है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो एक आम व्यक्ति हैं, ठीक है, जो चुनाव जीत के वहां पर पहुंचे हैं। अब उनको सारी की सारी चीजें तो ऐसा सबको नहीं पता होती है ना, तो बीइंग द लेमैन दे कैन नॉट अंडरस्टैंड देम प्रॉपर्ली एंड फुली। तो इसलिए वो जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स के जितने भी तरीके हैं, ठीक है, वो सारे टेक्निकल नेचर होने की वजह से ज्यादा उसको वो समझ नहीं पाते। इसके बाद है द लेजिस्लेटिव लीडरशिप लाइज विद द एग्जीक्यूटिव एंड इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। ऑब्वियस सी बात है, लेजिस्लेटिव में जो लीडरशिप है वो किसके पास रहती है, एग्जीक्यूटिव के पास ही रहती है, वो मेजोरिटी में भी है और उसके लीडर वगैरह भी वही रहते हैं। ठीक है, तो पॉलिसीज वगैरह भी वही बनाती है, तो इसलिए जो लीडर है आप उसके खिलाफ कंट्रोल क्या करेंगे, है ना, पहली बात तो ये हो गई। द वेरी साइज ऑफ द पार्लियामेंट इज टू लार्ज एंड अनमैनेजेबल टू बी इफेक्टिव। पार्लियामेंट का जो साइज है ये भी बोला गया है कि ये बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये मैनेज करने लायक ज्यादा नहीं है, मतलब मैनेज करने में इसको प्रॉब्लम आती है। ठीक, इसके बाद है द मेजॉरिटी सपोर्ट एंजॉयड बाय द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो है, एग्जीक्यूटिव के पास क्या होता है, मेजॉरिटी सपोर्ट है। अब फिर से वही बात कि जिसके पास मेजॉरिटी है, आप अगर आप माइनॉरिटी में है तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो फिर वही प्रॉब्लम। द फाइनेंशियल कमिटी जैसे कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी है, एग्जामिन्स दी public expenditure after it has been incurred by the executive, thus they do post-mortem work। ये हमने वही बात बताई थी कि फाइनेंशियल कंट्रोल किस तरीके से हो सकता है, दो तरीके हैं, या तो बजट के थ्रू होगा या फिर बजट के बाद कमिटीज के थ्रू होगा। अब कमिटीज के थ्रू अगर हो रहा है तो वो तो तब हो रहा है जब पैसा सरकार को मिल चुका है। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से क्या हो रहा है कि पोस्टमार्टम जिस तरीके से होता है ये वही काम कर रहा है। द इंक्रीज्ड रिकोर्स टू गिलोटिन रिड्यूस द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। गिलोटिन वगैरह के बारे में हमने जाना है, उससे भी क्या होता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल का जो स्कोप है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। द ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हैज रिड्यूस द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन मेकिंग डिटेल्ड लॉज एंड हैज इंक्रीज द पावर ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। डेलीगेशन का मतलब हम लोगों ने समझा था, ठीक है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन। इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ को एक स्केलेटल फॉर्म में बनाती है, ठीक है ना, और उसके बाद उसके जो डिटेल्ड प्रोविजंस हैं, जो लॉज की बारीकियां हैं, वो सारा का सारा फॉर्मुलेट करने का काम एग्जीक्यूटिव या फिर ब्यूरोक्रेसी के पास रहता है। ठीक है, तो इस वजह से भी पार्लियामेंट का रोल थोड़ा सा कम हो रहा है। द फ्रीक्वेंट प्रोम्युलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय द प्रेसिडेंट डाइल्यूट्स द पार्लियामेंट्स पावर ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, कि जो राष्ट्रपति के पास जो पावर है आर्टिकल 123 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस जारी करने की, अध्यादेश जारी करने की, तो अगर वो भी बहुत ज्यादा अध्यादेश अगर लाए जा रहे हैं तो उससे भी जो पार्लियामेंट की पावर है लेजिस्लेशन की वो क्या हो रही है, उस पर भी असर पड़ रहा है। ठीक, द पार्लियामेंट्स कंट्रोल इज स्पोरेडिक, जनरल एंड मोस्ट पॉलिटिकली इन नेचर। जो पार्लियामेंट का कंट्रोल है वो मैं कहूंगा कि मतलब एज सच ज्यादा उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए, पॉलिटिकल के तहत वो ज्यादा है। यानी कि वहां पर आपने देखा होगा कि पार्टीज वगैरह की बात की जाती है ना, तो उस चीज को लेकर यहां पर बात कही गई है। ठीक है, इसके बाद लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी अपोजिशन इन द पार्लियामेंट। संसद में एक स्टेडी और एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, विपक्ष का ना होना, उसकी कमी जो है उसकी वजह से भी ये कंट्रोल थोड़ा सा कमजोर रह जाता है। एंड अ सेटबैक इन द पार्लियामेंट्री बिहेवियर एंड एथिक्स विच have also contributed to the ineffectiveness of legislative control over the administration in India। ठीक है,
और बाकी पार्लियामेंट में जो बिहेवियर जिस तरीके का होता है, जिस तरीके के एथिक्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा सा जो लेजिस्लेटिव कंट्रोल है ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। ठीक है, तो यहां पर इस लेक्चर को हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हमें बहुत अच्छे से समझना है और जिनके ऊपर अपने आप में अलग अलग क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। जैसे कि ये टॉपिक भी, या जो ये पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इनइफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके ऊपर भी आप लोग जो है अपना आंसर वगैरह प्रिपेयर करके रखिएगा, क्योंकि अभी कल परसों के दिन में ही जब आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ वगैरह आप लोग देख रहे होंगे कि ऑर्डिनेंस पास होने की बात चल रही थी, तो राज्यसभा में किस तरीके से पूरा हंगामा वगैरह हुआ था। तो वो यहाँ पर बात है कि किस तरीके से पार्लियामेंट में ये बिहेवियर वाली बात, एथिक्स वाली बात यहाँ पर निकल के आती है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को भी आप थोड़ा सा पॉइंट्स वगैरह जो है वो करंट के साथ जो न्यूज़ वगैरह में मुद्दे चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा यहाँ पर ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम एक टॉपिक हमें यहाँ पर देखना है कि राज्यसभा की पोजीशन क्या है। हालांकि अभी तक हम लोग अच्छे से चीज़ें समझ चुके हैं, लेकिन हम फिर भी ये देखेंगे कि किस केस में राज्यसभा की पावर लोकसभा के इक्वल है, किस केस में राज्यसभा की पावर लोकसभा से कम है, और कौन से ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो टॉपिक है वो हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और एक टॉपिक छोटा सा और है, दैट इज अबाउट द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली 2 लेक्चर हमें और चाहिए जिसमें ये टॉपिक हमारा पार्लियामेंट का है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद वैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि हम सीधे स्विच करेंगे अपने स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ, और पहले हम लोग वहां पर जो भी विधानसभा विधान परिषद है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना जो जुडिशरी का पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप जो नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है उस पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में हमारा जो ग्रुप है ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको भी ज्वाइन करके जो जवाब है वो अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं, वहां पर भी आपको जवाब दे दिए जाएंगे। कोर्स एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी हो रही है तो उसके लिए आप हमसे हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9498086380। बाकी अगर आप हमसे कोई भी और बात शेयर करना चाहें तो वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कर सकते हैं, दैट इज support@okul.co। और बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।